गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम लैंगिक जनन की विधियां जो है वो पढ़ रहे थे हम, और अलैंगिक जनन की हमने 5 विधियां पढ़ ली थी, जिसमें सबसे पहली विधि थी विखंडन। और विखंडन 2 प्रकार का था, एक तो द्विविखंडन और बहुविखंडन। दूसरी विधि हमने पढ़ी थी मुकुलन के द्वारा, और मुकुलन के द्वारा हाइड्रा व ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है। उसके बाद तीसरी विधि जो हमने पढ़ी थी बीजाणुओं के द्वारा, जो कवक में और शैवाल में जो बीजाणु बनते हैं उनके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक बेटा। चौथी विधि जो हमने पढ़ी थी जैम्यूल के द्वारा, जो स्पंजों में होती है। और 5वीं विधि जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी खंडन के द्वारा, जो स्पाइरोगायरा और मार्केंसिया में होती है। ठीक बेटा। आज हम छठी विधि लेते हैं अलैंगिक जनन की। छठी विधि है कायिक जनन। कायिक जनन या इसे कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। कायिक जनन या इसे कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। ये अलैंगिक जनन की छठी विधि है। कायिक जनन या इसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। अब देखिए बेटा, कायिक जनन क्या है कि कोई भी पादप जो है उसके कायिक अंग, पादप के कायिक अंग, कायिक अंग का मतलब जड़, तना और पत्ती से अगर नए पादप का निर्माण होता है, अगर पादप के कायिक अंग जड़, तना और पत्ती से नया पादप बनता है तो अलैंगिक जनन की वो विधि क्या कहलाती है? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाती है। अगर जड़, तना व पत्ती से नया पादप बन रहा है, क्योंकि ये उसके कायिक भाग होते हैं, और कायिक भाग होते हैं इसलिए उसे क्या कहा जाता है? कायिक जनन कहा जाता है। ठीक है बेटा। और कायिक जनन में पादप का वह भाग, कायिक जनन में पादप का वह भाग जो नए पादप का निर्माण करता है, यानी संतति का निर्माण करता है, वो भाग जो है वो प्रवर्ध कहलाता है। भाई कायिक जनन या कायिक परिवर्धन में पादप का वह भाग जो नए पादप का निर्माण करता है वो क्या कहलाता है? प्रवर्ध कहलाता है। ठीक है बेटा। आज हम जड़, तना और पत्ती से किन पादपों में जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, वो पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं तना, स्टेम। तना जो है उसके द्वारा किन पादपों में अलैंगिक जनन होता है? देखिए बेटा, तना जो होता है ये 3 प्रकार का तना जो है ये पादपों में पाया जाता है। 3 प्रकार का तना है, जिसमें सबसे पहला जो तना है उसकी बात करें हम, वो है भूमिगत तना। भूमिगत तना। ठीक है बेटा। दूसरा जो भाग है इसका वो है विसर्पी तना। विसर्पी तना। और तीसरा जो तने का प्रकार है वो है वायुवीय। वायुवीय तना। ये 3 प्रकार का तना होता है, भूमिगत तना, विसर्पी तना और वायुवीय तना। ठीक है बेटा यहां तक। अब हम सबसे पहले लेते हैं भूमिगत तने के बारे में। देख बेटा, नाम से पता लग रहा है भूमिगत तना, यानी वह तना जो भूमि के अंदर रहता है वो क्या कहलाएगा? भूमिगत तना। और भूमिगत तना जो है वो देखिए निम्न 5 प्रकार का होता है, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं कंद। भूमिगत तना जो है उसका पहला प्रकार आता है कंद, और कंद का उदाहरण होता है आलू। कंद का उदाहरण क्या है? आलू है। और आलू जो है ये एक भूमिगत तना होता है, और भूमिगत तने का भी कौन सा प्रकार है? ये कंद है। बेटा आपने देखा होगा कि आलू जो होता है उस पर छोटे छोटे गड्ढे, गर्त पाए जाते हैं,
और इन गड्ढे और जो गर्त होते हैं इनको आलू की आंखें कहा जाता है। ये क्या कहलाती हैं? आलू की आंखें कहलाती हैं। अगर इस भाग को काटकर भूमि में लगा दिया जाता है तो नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये वाला जो भाग है ये नए पादप का निर्माण करेगा और इसी भाग को हमने क्या नाम दिया था? प्रवर्ध। यानी पौधे का वह भाग जो नए पादप का निर्माण करता है वो क्या कहलाता है? प्रवर्ध कहलाता है। तो आलू जो है ये एक भूमिगत तना है और भूमिगत तने का भी कौन सा प्रकार है? ये कंद है। ठीक है, और इसमें छोटी छोटी जो गर्त गड्ढे पाए जाते हैं जिन्हें आलू की आंखें कहा जाता है, अगर इन्हें काटकर भूमि में लगा दिया जाता है तो नए पादप का निर्माण हो जाता है। ठीक है बेटा, अब देखिए गौर से देखिए, यहां पर एक छोटी सी कलिका जो है ये अंकुरित हो रही है और ये अंकुरित होकर अगर इसको काट दिया जाए तो ये नए पादप का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है, तो कंद जो है उसका उदाहरण क्या हो गया बेटा? आलू। उसके बाद बी, दूसरा जो प्रकार लेते हैं भूमिगत तने का वो होता है प्रकंद। प्रकंद, देखिए बेटा प्रकंद जो होते हैं ये भोजन संचय करने वाले तने होते हैं, भोजन का संचय करते हैं। और इसके उदाहरण जो है इसमें आता है एक तो केला, केला जो है उसका तना आता है। उसके अलावा इसमें अदरक, अदरक जो है ये आती है। उसके अलावा इसमें हल्दी जो है ये आती है। केला, अदरक, हल्दी ये किसके उदाहरण हैं? प्रकंद के उदाहरण हैं। और ये भोजन संचय करने वाले तने होते हैं और इन तनों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जो अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करती हैं। जैसे कि बेटा हम अगर अदरक की बात करें, देखिए ये अदरक है, देखिए होगी आपने, अच्छे से देखते हैं सारा दिन। इसमें क्या होता है कि इसको गौर से अगर आप देखोगे तो इस पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलेंगी और यहाँ पर एक छोटी सी, यहाँ पर देखिए इस अपस्थानिक कलिका से एक जड़ निकली हुई है। अगर इस भाग को अगर हम भूमि में लगा देते हैं काटकर तो इससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। ठीक है बेटा, तो दूसरा भाग कौन सा होगा इसका? प्रकंद, केला, अदरक और हल्दी। ठीक है बेटा, तीसरा जो प्रकार लेते हैं भूमिगत तने का है वो है घनकंद। घनकंद, और घनकंद जो है इसका उदाहरण होता है जमीकंद। घनकंद का उदाहरण क्या है? जमीकंद। जमीकंद जो होता है उस पर भी अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं लेकिन वो वृत्ताकार अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं। तो घनकंद का उदाहरण क्या हो गया? जमीकंद। ठीक बेटा, उसके बाद नंबर 4 पर हम लेते हैं डी पर भूमिगत तना और वो होता है सल्ककंद। सल्ककंद या इन्हें बल्ब भी कहा जाता है, सल्ककंद या बल्ब। देखिए बेटा सल्ककंद या बल्ब जो होते हैं ये सघनित तने होते हैं। कैसे तने हैं? सघनित। सघनित का मतलब तनों का समूह होता है, अनेक तने होते हैं और इन सघनित तने जो हैं इनमें अनेक अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं जो अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करती हैं। और सल्ककंद जो है इसका उदाहरण होता है लहसुन, लहसुन व प्याज। लहसुन व प्याज जो है ये सल्ककंद यानी बल्ब होते हैं, सघनित तने होते हैं, समूह में होते हैं। जैसे हम बात करें कि देखिए बेटा ये देखिए एक लहसुन है, ठीक है बेटा, सल्ककंद है ये जो भूमिगत तना होता है, भूमि के अंदर होता है, जड़ें तो इसमें अलग होती हैं, तो ये वाला जो भाग है वो तना होता है। अब इस तने में देखिए आपने अनेक कलिकाएं निकली होती हैं। जैसे एक कलिका को जैसे मैं अलग करता हूं, जैसे ये एक कलिका है, ये जो सघनित तना है उसकी एक कलिका है। अगर इस कलिका को अगर आप भूमि में लगा देते हैं, जैसे ये एक कलिका हमने निकाली है, अगर इस एक कलिका को भूमि में लगा दिया जाता है
तो इससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। और ये बेटा अक्सर हम घरों में करते भी हैं कि भाई लहसुन जो है उसका जो ये समूह होता है इसकी एक एक कलिका निकालकर भूमि में लगा दी जाती है और उससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये चौथा जो तना हो गया सलकंद। सलकंद के बाद पांचवा जो तना आता है भूमिगत तना, वो होता है अंतःभूस्तरी। अंतःभूस्तरी, देखिए बेटा अंतःभूस्तरी जो तना है इसमें जो तना बनेगा वो तना वायवीय तने से ही बनता है। वायवीय तना जो होता है उससे जड़ें निकलती हैं और वो जड़ें जब भूमि के संपर्क में आती हैं तो अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करती हैं। बेटा इसको यहां पर देखिए कि जैसे मान लो ये तना है, एक ये वायवीय तना है, ये यहां पर भूमि है, तो जड़ों का निर्माण वायवीय तने से होगा, लेकिन ये जड़ें जो हैं अंकुरित हो जाती हैं और भूमि के संपर्क में आ जाती हैं और भूमि के संपर्क में आकर वो नए पादप का निर्माण करती हैं। और अंतःभूस्तरी का उदाहरण है पुदीना। पुदीना जो है वो अंतःभूस्तरी होता है। ठीक है, निर्माण तो वायवीय तने से ही होता है, लेकिन वो जड़ें भूमि के संपर्क में आकर अंकुरित हो जाती हैं और नए पादप का निर्माण करती हैं। ठीक है बेटा, तो ये पहला तने का प्रकार पढ़ा हमने भूमिगत तना, जो 5 प्रकार का है। कंद, आलू, प्रकंद, केला, अदरक, हल्दी, घनकंद, जमीकंद, सलकंद, प्याज व लहसुन, और अंतःभूस्तरी क्या है? पुदीना है। ठीक है बेटा, तो ये 5 जो हैं भूमिगत तने हो गए, उसके प्रकार हो गए। तो ये 5 प्रकार भी याद रखने हैं हमें, और इनके जो उदाहरण हैं कि भाई कंद का उदाहरण क्या है, प्रकंद क्या है, घनकंद क्या होता है, अंतःभूस्तरी क्या है, वो आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, उसके बाद दूसरा हम तना लेते हैं विसर्पी तना। देखिए बेटा, विसर्पी जो तने होते हैं ये कोमल व लचीले होते हैं। कोमल व लचीले होते हैं। ये तने स्वयं जो है उसके आधार पर ऊपर की ओर गति नहीं कर पाते। ये तने किसी सहारे की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ते हैं। विसर्पी तने जो कोमल हैं, लचीले होते हैं, जो किसी सहारे की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, उन तने जो हैं उनको क्या कहा जाता है? विसर्पी तना कहा जाता है, जो किसी सहारे की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ते हैं। अब विसर्पी कौन से तने हैं जिनमें उनमें अलैंगिक जनन के द्वारा जनन होता है? ठीक है, विसर्पी तना जो है ये 3 प्रकार का होता है। एक तो आता है ऊपरी भूस्तरी। देखिए बेटा, ऊपरी भूस्तरी जो तने होते हैं ये ऐसे तने होते हैं जिनके निश्चित अंतरालों पर, जैसे ये तना है जिसके निश्चित अंतरालों पर गांठें पाई जाती हैं और इन गांठों से जड़ों का निर्माण होता है। इन गांठों से क्या बनती हैं? जड़ें निकलती हैं, और जब ये भूमि के संपर्क में आती हैं तो नए पादप का निर्माण करती हैं। बेटा ये डायग्राम देख के समझ गए होंगे ये किसका तना है? ये तना किसका है? घास का है। किसका है? घास। घास को आपने गौर से देखा होगा, उसके निश्चित अंतरालों पर गांठें पाई जाती हैं। या मैं सबसे बड़ा उदाहरण बताऊं, गन्ना भी घास ही होती है। तो गन्ना जो है उसके निश्चित अंतरालों पर गांठें हैं और उनसे क्या निकलती हैं? जड़ें। तो अगर ये वाला भाग काट कर भूमि में लगा दिया जाता है तो उससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। जैसे एक घास का उदाहरण की हम बात करें तो देखिए बेटा, ये घास है और इस घास में आप देखिए निश्चित अंतरालों पर गांठें हैं और इन गांठों से देखिए जड़ों का भी निर्माण हो रहा है।
और जब ये भूमि के संपर्क में आ जाती हैं तो यहां से नए पादप का निर्माण हो जाता है। देखिए यहां पर देखिए, ये एक सीधा तना था और यहां से एक नई शाखा बनी है। तो ये जो तने होते हैं इन्हें कहा जाता है ऊपरी भूस्तरीय तने, जिनके निश्चित अंतरालों पर क्या मिलती हैं, गांठें मिलती हैं, उनसे जड़ें निकलती हैं और नए पादप का निर्माण होता है। ठीक है बेटा। दूसरा तना जो लेते हैं, वो दूसरा तना है वो है भूस्तरी। भूस्तरी, ये ऊपरी भूस्तरी है, ये क्या है, भूस्तरी। देखिए बेटा, भूस्तरी जो तने होते हैं ये क्षैतिज तने होते हैं। कैसे तने बेटा, क्षैतिज। ये ऐसे क्षैतिज तने होते हैं जिनके निश्चित अंतरालों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, जो अंकुरित होकर नए पादप का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो ये कैसे तने हैं, क्षैतिज तने हैं, जिनके निश्चित अंतरालों पर अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, जो अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करती हैं। तो भूस्तरी कैसे तने हैं, क्षैतिज तने होते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है ये भूस्तरी तना जो है उसका उदाहरण होता है। ठीक है बेटा। अब तीसरा जो तना है इसका लास्ट विसर्पी तना, और तीसरा तना है भूस्तारिका। भूस्तारिका, देख बेटा, भूस्तारिका जो है ये जलीय तने होते हैं। कैसे तने हैं बेटा, जलीय तने हैं। और इनके भी, इन तनों पर भी निश्चित अंतरालों पर अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, जो अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करती हैं। और इसका उदाहरण है जलकुंभी। जलकुंभी जो है ये होता है भूस्तारिका। जलकुंभी के बारे में आगे भी पढ़ाएंगे, क्योंकि जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो आगे बात करेंगे इसकी जलकुंभी के बारे में। तो विसर्पी तने तीन हो गए, ऊपरी भूस्तरी घास, भूस्तरी छेदित तने होते हैं स्ट्रॉबेरी, भूस्तारिका जलीय तने होते हैं, और इसका उदाहरण क्या है बेटा, जलकुंभी। ठीक है बेटा। अब हम तीसरे प्रकार जो तना का प्रकार है उसकी बात करते हैं। और तीसरा प्रकार कौन सा है बेटा, वायवीय तने। भाई एक भूमिगत तना हो गया, दूसरा विसर्पी तना कोमल होते हैं, और तीसरा क्या है तना, वायवीय तना। वह तना जो वायु में रहता है, स्थिर रहता है, विसर्पी नहीं होता, स्थिर होता है वायवीय तना। और ये वायवीय तने जो हैं, ऐसे कुछ पादप हैं जिनके वायवीय तने से भी नया पादप बनता है। कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके वायुवीय तने टूटकर भूमि पर गिर जाते हैं। वायवीय तने टूटकर भूमि पर गिर जाते हैं और अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ओपेंसिया, यानी नागफनी। नागफनी जो है, इसकी अगर कोई तना टूटकर भूमि पर गिर जाता है तो वो अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करता है। देखिए बेटा कैसे करता है। एक नागफनी जो है उसके पौधे की हम दिखाते हैं। देख बेटा, ये है एक नागफनी का पौधा, देखा होगा आपने आप अच्छे से। ये जो आपको पत्तियों के समान संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये वास्तव में इसकी पत्तियां नहीं है, ये तनाएं ही है। मरुस्थलीय पादप है, अतः इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। जो यहाँ पर पीले पीले डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इसके कांटे हैं। जो पहले पत्तियां थी जो कांटों में क्या हो जाती हैं, रूपांतरित। तो ये जो हरा भाग हमें पत्ती के समान दिखाई दे रहा है, ये हरा भाग जो है ये इसका तना होता है। अगर किसी कारण ये तना टूटकर भूमि पर गिर जाता है, जैसे हम एक छोटे से तने की बात करें कि जैसे ये वाला भाग है, ये किसी कारण टूटकर भूमि पर गिर जाता है, तो ये अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करता है।
तो वायवीय तना कौन सा हो गया? नागफनी है। वो किसी भी कारण कोई भी तना टूट कर अगर भूमि में गिर जाता है तो वो अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करता है। ठीक है बेटा, तो ये 3 प्रकार के तने हमने पढ़े। एक तो जो तना था भूमिगत तना जो 5 प्रकार थे, कंद, प्रकंद, घनकंद, ठीक है, सलकंद और अंतःभूस्तरी। उसके बाद विसर्पी तने पढ़े हमने, ऊपरी भूस्तरी, भूस्तरी, भूस्तारिका। और उसके बाद वायवीय तना जिसका उदाहरण क्या है? नागफनी। ठीक है बेटा, तो ये सबसे पहले हमने जो कायिक अंग लिया था तना, ये तना वाला भाग जो है अपना पूरा हो गया। उसके बाद तने के बाद अगला जो टॉपिक लेते हैं वो लेते हैं मूल, यानी जड़। जड़ के द्वारा किन पादपों में अलैंगिक जनन होता है? ठीक है बेटा, तो दूसरा भाग हमने ले लिया यहां पर। तना लेने के बाद दूसरा भाग ले लिया जड़ या मूल। मूल के द्वारा किन पादपों में कायिक जनन होता है? देख बेटा, सामान्यतः 2 प्रकार की मूलें मिलती हैं। एक तो होती है कंदमूल या इसे मांसल मूल भी कहा जाता है, जो भोजन का संचय करती है, कंदमूल या मांसल मूल। और एक होती है मूसला मूल। मूसला मूल, कंदमूल या मांसल मूल, और दूसरी बेटा कौन सी है? मूसला मूल। कंदमूल जो है जिसमें एक तो आता है मीठा आलू। मीठा आलू जो है ये शकरकंद को कहा जाता है, शकरकंदी जिसको हम बोलते हैं वो मीठा आलू कहलाता है। उसके अलावा डहेलिया, डहेलिया जो है ये 2 पादप ऐसे हैं जिनकी कंद मूल या मांसल मूल पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जो अंकुरित होकर नया पादप बनाती हैं। किनमें है? मीठा आलू, डहेलिया। कौन सी मूल है? कंद या मांसल मूल। दूसरी मूल है मूसला मूल। मूसला मूल की बात करें तो जैसे शीशम, शीशम है सिरिस, सिरिस है अमरूद, अमरूद। ये पादप ऐसे हैं जिनकी मूसला मूल पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी मूल पर? मूसला मूल पर अपस्थानिक कलिकाएं हैं जो अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करती हैं। ठीक है बेटा, तो कंद और मांसल मूल में मीठा आलू व डहेली आते हैं। मूसला मूल में शीशम, सिरिस और अमरूद आते हैं जिनकी जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं हैं जो अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करती हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया मूल के द्वारा, बस इतना ही था कि कंदमूल और मांसल मूल। उसके बाद बेटा नंबर बी तो हो गया। सी तीसरा कायिक भाग लेते हैं, वो होती है पर्ण यानी पत्ती। बेटा कुछ पादप ऐसे हैं जिनकी पर्ण या पत्तियों से भी नया पादप बनता है। पर्ण या जिसकी पत्ती जो है उससे भी नया पादप बन जाता है। और ये 2 प्रकार की स्थिति आती है इसमें कि बेटा कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी पर्ण जो होती है, पर्ण जो होती है, जैसे ये पर्ण है, इस पर्ण जो है इसके किनारों पर, ये जो किनारे होते हैं, इन किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। किनारों पर क्या मिलती हैं? अपस्थानिक कलिकाएं। और ये पर्ण जब पादप से टूटकर भूमि पर गिरती है तो अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करती है। और पर्ण के किनारों पर जो अपस्थानिक कलिकाएं मिलती हैं वो मिलती हैं पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा जो पादप है उसके पर्ण के किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं मिलती हैं जो अंकुरित होकर नया पादप बनाती हैं। पत्थर चट्टा जिसे बोला जाता है
ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका उपयोग पत्थरी स्टोन जो होती है उसको निकालने में किया जाता है, तो इसलिए पत्थर चट्टा कहा जाता है। और पत्थर चट्टा की जो पत्तियां हैं उनके किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं जो अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करती हैं। जब ये पत्ती भूमि पर गिर जाएंगी तो अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करती हैं। पर्ण में एक दूसरा और आता है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी पर्ण के मध्य सिरा, देखिए पर्ण का ये मध्य सिरा है और ये है उसकी सिराएं, ये क्या है, सिराएं। तो कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी पर्ण के मध्य सिरे पर या सिराएं जो हैं उन पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। यहां तो पत्तियों के किनारे पर थी, यहां पर जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं वो कहां पर है, मध्य सिरा व सिराओं पर। ये मध्य सिरा है और ये सिराओं पर अपस्थानिक कलिकाएं हैं जो अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करती हैं। ठीक बेटा, तो पत्थर चट्टा में तो क्या हो गया, किनारों पर मिलेंगी। और बिगोनिया जो है उसमें ये जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं ये कहाँ मिलती हैं, मध्य सिरा व सिराओं पर ये पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया पर्ण के द्वारा कायिक जनन। किन में मिलेगा, पत्थर चट्टा में और बिगोनिया में। ठीक बेटा, अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और है अलैंगिक जनन की विधियों में, नंबर 4 पर। उसके बाद अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो डी, नंबर डी पर लेते हम पत्र कलिका। पत्र कलिका या इसे बोल सकते हो बुलबिल, बुलबिल, या इसे आप कह सकते हो जननांग, जननांग द्वारा। पत्र कलिका, बुलबिल या जननांग के द्वारा कायिक जनन। देख बेटा, अगैव, अगैव जो पादप है, अगैव व ओगजेलिस, अगैव व ओगजेलिस जो पादप है उसमें पर्ण के स्थान पर यानी पुष्प कलिका जो बनती है, पुष्प कलिका जो है उसके स्थान पर, पुष्प कलिका जो है उसके स्थान पर पत्र कलिका बनती है। किनमें, अगैव व ओगजेलिस जो पादप है उसमें पुष्प कलिका के स्थान पर पत्र कलिका बनती है जिसे बुलबिल या जननांग कहा जाता है। और ये पत्र कलिका जब टूटकर भूमि पर गिरती है तो नए पादप का निर्माण करती है। तो पत्र कलिका, बुलबिल या जननांग के द्वारा कायिक जनन किन में होता है बेटा, अगैव व ओगजेलिस में होता है। ठीक बेटा, तो ये अपना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन पूरा हो गया और अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं वो भी पूरी हो गई। ठीक बेटा, कौन कौन सी विधियां पढ़ी हैं मैं एक बार फिर बता रहा हूं। सबसे पहले हमने विखंडन पढ़ा, उसके बाद मुकुलन पढ़ा, मुकुलन के बाद बीजाणु दो है वो पढ़े, उसके बाद जैम्यूल के द्वारा, उसके बाद खंडन, ये 5 कल पढ़े थे। और आज में हमने पढ़ी थी कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, जिसमें हमने जड़ पढ़ा, तना पढ़ा, पत्ती पढ़ी और चौथा हमने पढ़ा पत्र कलिका, बुलबिल या जननांग के द्वारा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।